आज हम बात करने वाले हैं आई शैल सील द हेवेंस के चैप्टर 7 की, जहां मेंग हाओ का कॉपर मिरर एक असली डीमन स्लेइंग मशीन बन जाता है। ये चैप्टर बिल्कुल गेम चेंजर है क्योंकि यहां से मेंग हाओ की असली कल्टीवेशन जर्नी शुरू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिक जर्नी को जो कॉपर मिरर के एक्सप्लोजन से डीमन कोर फैक्ट्री तक जाती है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि मेंग हाओ का मिस्टीरियस कॉपर मिरर कुछ अजीब पावर्स दिखा रहा था, लेकिन अब चैप्टर 7 में ये मिरर पूरी तरह से अवेकन हो जाता है और जो होने वाला है वो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। मिरर अब सिर्फ एक आर्टिफैक्ट नहीं रहा, बल्कि एक प्रॉपर डीमन सीलिंग रेलिक बन गया है जिसके अपने रूल्स हैं और अपनी पर्सनालिटी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना ड्रामेटिक है कि लगता है जैसे किसी स्लीपिंग ड्रैगन को जगा दिया हो। मिरर की अवेकनिंग के साथ ही मेंग हाओ को पहली बार रियलाइज होता है कि उसके हाथ में कोई ऑर्डिनरी ट्रेजर नहीं था। ये कोई सिंपल कल्टीवेशन टूल नहीं था, बल्कि एक एंशिएंट रेलिक था जो सेंचुरी से डॉर्मेंट पड़ा हुआ था। अब जब ये पूरी तरह से एक्टिव हो गया है तो इसकी ट्रू पावर देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं उस एपिक जंगल ब्लडशेड हाईवे की। ये सीन इतना ब्रूटल और इंटेंस है कि आपको गूज़बम्स आ जाएंगे। मेंग हाओ ने अपने नए मिरर के साथ जंगल में एक प्रॉपर मैसेकर शुरू कर दिया। उसने 100 से ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स को मार डाला और ये सब कुछ इतना ब्रूटल था कि पूरा जंगल ब्लड और गोर से भर गया था। हर एनिमल का बट लिटरली एक्सप्लोड हो रहा था मिरर की पावर से। ये सीन इतना इंटेंस था कि लगता था जैसे कोई हॉरर मूवी चल रही हो। इस ब्लड बाथ के दौरान मेंग हाओ का साइकोलॉजी भी बहुत इंटरेस्टिंग था। वो अब सिर्फ सर्वाइवल मोड में नहीं था, बल्कि एक्टिवली हंटिंग कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी रुथलेसनेस दिख रही थी जो पहले कभी नहीं देखी नहीं थी। ये चेंज दिखाता है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए कितनी हार्डनेस डेवलप करनी पड़ती है। पहले एक फरी एनिमल आया, बैंग। मिरर ने उसे 3 बार हिट किया और वो गया। यह अटैक इतना प्रिसाइज था कि एनिमल को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। फिर आया एक कॉन्डोर मिड एयर में, बूम। उसकी नाइटमेयर श्रीक सुनाई दी, लेकिन मिरर ने उसे भी फिनिश कर दिया। कॉन्डोर की स्पीड कितनी भी फास्ट हो, मिरर की बीम उससे भी फास्ट थी। एक टाइगर मिड पाउंस में था, रोर कर रहा था, लेकिन 5 ब्लास्ट्स के बाद वो भी फर बफर बन गया। टाइगर का कॉन्फिडेंस सेकंड्स में टेरर में बदल गया था। ये सब देखकर लगता था कि मिरर को इस वायलेंस में कुछ अजीब सा एक्साइटमेंट मिल रहा था। मिरर लिटरली वाइब्रेट कर रहा था जब भी कोई पावरफुल क्रीचर आता था। ये बिहेवियर दिखाता था कि ये मिरर सिर्फ एक टूल नहीं था, बल्कि कुछ कॉन्शियसनेस भी रखता था। इसकी एपेटाइट फॉर वायलेंस बहुत डिस्टर्बिंग थी, लेकिन साथ ही फैसिनेटिंग भी। मिरर के स्पेसिफिकेशंस भी रिवील हुए इस चैप्टर में। ये कोई ऑर्डिनरी ट्रेजर नहीं था, ये एक माइटी ट्रेजर था जो 100 से ज़्यादा एनिमल्स के साथ डील कर सकता था। पाइथन और फिश जैसे क्रीचर्स के स्केल्स भी इसके सामने इम्यून नहीं थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मिरर का कोरोजन फेड हो रहा था और वो एक्साइटेड ट्रेम्बलिंग कर रहा था, जैसे कि वो अलाइव हो। मिरर के टेक्निकल कैपेबिलिटीज भी अमेजिंग थी। इसकी रेंज बहुत इंप्रेसिव थी। ग्राउंड लेवल से लेके मिड एयर तक कोई भी क्रीचर इसकी रीच से बाहर नहीं था। इसकी बीम की एक्यूरेसी भी परफेक्ट थी, कभी मिस नहीं करती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसकी पावर कंजम्पशन बहुत एफिशिएंट थी। कंटिन्यूअस यूज के बावजूद भी ये ड्रेन नहीं हो रहा था। शाम के समय जब डिमोनिक बीस्ट्स के रूमर्स सुनाई दे रहे थे और हॉट विंड के साथ एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, तभी आया असली बॉस, एक Q2 लेवल का फायर फर मंकी डेमन। इसकी रेड आइज देखकर ही पता चल रहा था कि ये कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं था। ये मंकी प्रॉपर Q2 कल्टीवेशन लेवल पर था, जो कि मेंग हाओ के लिए एक सीरियस चैलेंज था। इस मंकी डेमन का अपीयरेंस ही इंटिमिडेटिंग था। इसका फर एक्चुअल फायर की तरह ग्लो कर रहा था और इसकी आईज में एक डेमोनिक इंटेलिजेंस दिख रही थी। ये सिर्फ एक वाइल्ड एनिमल नहीं था, बल्कि एक प्रॉपर कल्टीवेटर था जो डेमोनिक पाथ फॉलो करता था। इसकी ऑरा इतनी पावरफुल थी कि नियर बाय के सारे एनिमल्स डर के मारे भाग गए थे। बॉस फाइट का सीन बिल्कुल एपिक था। फायर मंकी ने लीप अटैक किया, लेकिन मिरर ने शाइन करके उसके बट को गाइजर बना दिया। मंकी कंफ्यूजन में था। उसने क्लॉज से फ्ली करने की कोशिश की, लेकिन 5 ब्लास्ट्स के बाद मिरर ने बूम करके उसके हाफ बॉडी को वेपराइज कर दिया। ये फाइट दिखाता था कि मिरर की पावर कितनी डेवास्टेटिंग हो सकती है। इस फाइट के दौरान मेंग हाओ का साइकोलॉजी भी इंटरेस्टिंग था। पहले तो वो थोड़ा नर्वस था, क्योंकि ये उसका पहला प्रॉपर डीमन फाइट था। लेकिन जैसे ही मिरर ने अपनी पावर दिखाई, मेंग हाओ का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। उसे रियलाइज हुआ कि उसके पास कितना पावरफुल वेपन है। इस बॉस फाइट के बाद मेंग हाओ को मिला एक प्रेशियस डीमोनिक कोर, जो मंकी के एब्डोमेन में फिंगरनेल साइज का था और फ्रेग्रेंट स्मेल दे रहा था। ये कोर उसके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला था। कोर की क्वालिटी इतनी हाई थी कि उसकी फ्रेग्रेंस ही बता रही थी कि ये कितना प्योर और पोटेंट है। लेकिन उस एरिया में कोई और डीमंस नहीं मिले, तो उसे सैड रिटर्न करना पड़ा।
डिमोनिक कोर की डिस्कवरी के साथ ही मेंगहाओ को पता चला कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में रिसोर्सेज कितनी वैल्यूएबल हैं। ये कोर सिर्फ एक एनर्जी सोर्स नहीं था, बल्कि एक कंप्लीट कल्टीवेशन बूस्टर था। इसमें कॉन्सेंट्रेटेड डिमोनिक एनर्जी थी जो प्रॉपर कल्टीवेशन के साथ इनक्रेडिबल रिजल्ट्स दे सकती थी। अब आती है डुअल कल्टीवेशन स्टैक की बारी। ये पार्ट बहुत टेक्निकल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी। मेंगहाओ ने पहले स्पिरिट पिल लिया जो 1 घंटे में स्ट्रैंड्स बनाकर क्विकी इफेक्ट देता था। ये पिल उसके बॉडी को प्रिपेयर करता था नेक्स्ट लेवल के कल्टीवेशन के लिए। स्पिरिट पिल का इफेक्ट इमीडिएट था, एनर्जी स्ट्रैंड्स बनने शुरू हो गए और मेंगहाओ को पता चल गया कि ये सही डायरेक्शन में जा रहा है। फिर उसने डीमन कोर का यूज किया जो 8 से 10 घंटे तक फिल्थ पर्च करके फ्लोट करता था। ये प्रोसेस बहुत इंटेंस था। मेंगहाओ का पूरा बॉडी प्योरिफिकेशन प्रोसेस से गुजर रहा था। सारी इंप्योरिटीज निकल रही थी और प्योर एनर्जी उसके मेरिडियंस में फ्लो कर रही थी। जब ये स्ट्रैंड फ्यूज होकर स्ट्रीम बना तो मेंगहाओ का की टू ब्रेक थ्रू हो गया। इमॉर्टल स्टेज 2 कंफर्म हो गया और स्ट्रीम की सर्कुलेट करने का मजा ही कुछ और था। ये ब्रेक थ्रू मोमेंट बहुत इमोशनल था। मेंगहाओ को पहली बार लगा कि वो एक्चुअल प्रोग्रेस कर रहा है कल्टीवेशन में। ची सर्कुलेशन का फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट था, जैसे कि उसके अंदर एक नई पावर सोर्स एक्टिवेट हो गई हो। ये फीलिंग एडिक्टिव थी और मेंगहाओ को पता चल गया था कि ये सिर्फ शुरुआत है। लेकिन सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आया जब मिरर ने अपनी गॉड टियर एल्केमी एबिलिटी रिवील की। ये डिस्कवरी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। मेंगहाओ ने मिरर पर कोर और स्टोन रखा, मिरर ने कोर को ईट कर लिया और फिर एक नया कोर अपीयर हो गया। स्टोन वैनिश होकर ट्रांसम्यूट हो गया था। ये देखकर मेंगहाओ की आंखों में 10,000 गोल्ड के सपने आ गए। बीस्ट किल करके स्पिरिट स्टोन के साथ डीमन कोर फैक्ट्री बना सकता था। ये डिस्कवरी बिल्कुल रेवोल्यूशनरी थी। मिरर अब सिर्फ वेपन नहीं था, बल्कि एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन गया था। एक स्पिरिट स्टोन और एक डीमन कोर डालो और 2 डीमन कोर निकालो। ये इन्फिनिट फार्मिंग हैक था जो किसी भी कल्टीवेटर के लिए ड्रीम कम ट्रू होता। ये एबिलिटी इतनी पावरफुल थी कि अगर सही तरीके से यूज की जाए तो पूरे सेक्ट की इकोनॉमी चेंज हो सकती थी। मिरर की ये एल्केमी एबिलिटी के बिहाइंड का साइंस भी फैसिनेटिंग था। ये सिर्फ डुप्लीकेशन नहीं था, बल्कि एक्चुअल ट्रांसम्यूटेशन था। स्पिरिट स्टोन की एनर्जी को यूज करके डीमन कोर की एसेंस को मल्टीप्लाई कर रहा था। ये प्रोसेस एंशिएंट एल्केमी के प्रिंसिपल्स फॉलो करती थी जो मॉडर्न कल्टीवेशन वर्ल्ड में लॉस्ट हो गई थी। लेकिन यहाँ आती है मेंगहाओ की फेरल मनी हंगर की प्रॉब्लम। डिस्पाइट हिज अमेजिंग डिस्कवरी के, उसे अभी भी स्पिरिट स्टोन्स की डेस्परेट नीड थी। मंथली डिस्ट्रीब्यूशन में अभी 1 महीना दूर था और रॉब करना रिस्की था क्योंकि वो अभी भी ची 2 लेवल पर वीक था। युंजे से गरीब होकर इमॉर्टल लेवल पर भी गरीब रहना, ये आयरनी थी मेंगहाओ की लाइफ की। ये सिचुएशन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग थी। एक तरफ उसके पास अल्टीमेट पावर था, दूसरी तरफ बेसिक रिसोर्सेज की शॉर्टेज थी। ये कॉन्ट्राडिक्शन कल्टीवेशन वर्ल्ड की हार्श रियलिटी को दिखाता है कि पावर अलोन इनफ नहीं है, रिसोर्सेज भी चाहिए। मेंगहाओ का डेस्परेशन इस पॉइंट पर पीक पर था क्योंकि उसे पता था कि सोल्यूशन उसके हाथ में है, लेकिन वो यूज नहीं कर सकता। इस चैप्टर में मिरर की पर्सनैलिटी भी डेवलप होती दिखी। वो सिर्फ एक टूल नहीं था, बल्कि कुछ इमोशंस भी फील करता था। जब वो डीमंस को किल करता था तो एक्साइटेड होता था, जब पावरफुल एनिमीज आते थे तो रेडी हो जाता था। ये फोरशैडोइंग करता है कि फ्यूचर में ये मिरर और भी पावरफुल बनेगा। मिरर का बिहेवियर पैटर्न भी इंटरेस्टिंग था। ये सिलेक्टिव था अपने टारगेट्स को लेकर। ऑर्डिनरी एनिमल्स के साथ एफिशिएंट था, लेकिन डीमंस के साथ एक्स्ट्रा एंथुजियास्टिक हो जाता था। ये सजेस्ट करता है कि इसका ओरिजिनल पर्पस डीमन सीलिंग था और ये अपनी ट्रू कॉलिंग को रिकॉग्नाइज करता था। डीमन सीलिंग एयरलूम के रूप में इस मिरर का फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखता है। ये सिर्फ शुरुआत है एक फार्मिंग एम्पायर की जो आने वाले टाइम में पूरे सेक्ट को शेक कर देगी। मेंगहाओ अभी नहीं जानता कि उसके हाथ में क्या ट्रेजर है, लेकिन रीडर्स को पता है कि ये मिरर उसकी डेस्टिनी चेंज करने वाला है। चैप्टर 7 का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मेंगहाओ का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखता है। अब वो सिर्फ सर्वाइवल मोड में नहीं है, बल्कि एक्टिवली पावर गेन करने की स्ट्रैटेजी बना रहा है। उसकी रूथलेसनेस बढ़ रही है, लेकिन साथ ही उसकी डेस्परेशन भी। ये कॉन्ट्रडिक्शन उसके कैरेक्टर को कॉम्प्लेक्स बनाता है। मेंगहाओ की मेंटल स्टेट भी फैसिनेटिंग है इस चैप्टर में। एक तरफ वो कॉन्फिडेंट हो रहा है अपनी नई पावर्स को लेकर, दूसरी तरफ वो एंशियस है रिसोर्सेज की शॉर्टेज को लेकर। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उसके कैरेक्टर को रियलिस्टिक बनाता है। मिरर के मैकेनिक्स भी फैसिनेटिंग है। ये सिर्फ रैंडमली पावर नहीं देता, बल्कि स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करता है। कोर डुप्लीकेशन के लिए स्पिरिट स्टोन चाहिए और ये प्रोसेस भी इंस्टेंट नहीं है। ये लिमिटेशंस रियलिस्टिक फील देती हैं और स्टोरी को ग्राउंडेड रखती हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें तो मिरर की एनर्जी कंजम्पशन भी कैलकुलेटेड है। ये अनलिमिटेड पावर सोर्स नहीं है, बल्कि एफिशिएंसी के साथ काम करता है। ये डिज़ाइन चॉइस स्टोरी को बैलेंस रखता है और ओवरपावर्ड सिचुएशन से बचाता है। शियंजिया वर्ल्ड की पॉलिटिक्स भी इस चैप्टर में हिंट होती हैं।
स्पिरिट स्टोन्स की स्कैरसिटी, मंथली डिस्ट्रीब्यूशंस और कल्टीवेशन रिसोर्सेज की कंपटीशन, ये सब दिखाता है कि इस वर्ल्ड में सर्वाइवल कितनी टफ है। इवन पावरफुल आर्टिफैक्ट्स के साथ भी बेसिक रिसोर्सेज की स्ट्रगल कंटिन्यू रहती है। कल्टीवेशन वर्ल्ड की इकोनॉमी भी इंटरेस्टिंग है। रिसोर्सेज की वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स और पावर डायनामिक्स, ये सब रियलिस्टिक फील देता है। मैंग हाओ की सिचुएशन रिलेटेबल है क्योंकि हर कल्टीवेटर को सिमिलर स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं। चैप्टर का एंडिंग बहुत क्लेवरली डन है। मैंग हाओ को अल्टीमेट पावर तो मिल गई है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, बल्कि नई चैलेंजेस आ गई हैं। अब उसे स्पिरिट स्टोन्स की और भी ज़्यादा नीड है, और ये आयरॉनिक सिचुएशन है कि पावर गेन करने के बाद भी उसकी डेस्पिरेशन बढ़ गई है। ये आयरनी कल्टीवेशन वर्ल्ड की रियलिटी को परफेक्टली कैप्चर करती है। हर अचीवमेंट के साथ नई चैलेंजेस आती हैं, और सैटिस्फैक्शन कभी परमानेंट नहीं होती। मैंग हाओ का जर्नी इस पॉइंट से और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिरर की फ्यूचर पोटेंशियल भी हिंट की गई है इस चैप्टर में। ये सिर्फ कोड डुप्लीकेशन नहीं कर सकता, बल्कि और भी एबिलिटीज हो सकती हैं जो अभी डोमिनेंट हैं। इसकी ट्रू पावर का भी सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग देखा गया इस चैप्टर में। कैरेक्टर रिलेशनशिप्स भी डेवलप हो रहे हैं। मैंग हाओ और मिरर के बीच एक बॉन्ड बन रहा है जो म्यूचुअल बेनिफिट से शुरू होकर एक डीपर कनेक्शन बन सकता है। ये रिलेशनशिप फ्यूचर चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये चैप्टर आई शैल सील द हेवन सीरीज में एक टर्निंग पॉइंट है। मैंग हाओ का जर्नी अब ऑफिशियली शुरू हो गया है प्रॉपर कल्टीवेशन पाथ पर, और उसके पास टूल्स हैं सक्सेस के लिए। लेकिन साथ ही ये चैप्टर ये भी दिखाता है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई भी अचीवमेंट फाइनल नहीं होती। हर लेवल पर नई चैलेंजेस आती रहती हैं। फोरशैडोइंग एलिमेंट्स भी बहुत स्ट्रांग हैं इस चैप्टर में। मिरर की ट्रू आइडेंटिटी, इसकी कंप्लीट एबिलिटीज और मैंग हाओ के साथ इसका रिलेशनशिप, ये सब फ्यूचर प्लॉट पॉइंट्स के लिए फाउंडेशन सेट करता है। तो ये था चैप्टर 7 का डिटेल्ड ब्रेकडाउन, जहां कॉपर मिरर एक्सप्लोजन से लेकर डीमन कोर फैक्ट्री तक का पूरा जर्नी कवर किया गया। मैंग हाओ का कैरेक्टर डेवलपमेंट, मिरर की मिस्टीरियस पावर्स, कल्टीवेशन वर्ल्ड की हार्श रियलिटीज और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज, सब कुछ परफेक्टली ब्लेंड हुआ है इस चैप्टर में। ये चैप्टर प्रूफ है कि आई शैल सील द हेवंस में हर चैप्टर एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है जो रीडर्स को नेक्स्ट चैप्टर के लिए एक्साइटेड रखता है।